आज जो 12वीं क्लास का आपका अध्याय 5 है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो है इसका अध्ययन अपन करेंगे। इसमें ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोडिक्शन है और यदि हम देखें शुरू से तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट मतलब ये जो संविधान है, संविधान में यदि हम बात करें तो संविधान से लेकर के हमें इस चीज को चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीच में अव्यवस्थाएं हुई उन अव्यवस्थाओं से सबक सीखना, सबक लेना ये बहुत जरूरी है। और उस समय जो कुछ इस प्रकार से प्रतिक्रियाएं हुई थी जिसमें हमारा जो संविधान है, क्योंकि भारत एक प्रजातंत्रात्मक देश है और प्रजातंत्र आत्मक देश, यहाँ संसदीय आत्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय आत्मक शासन प्रणाली को अपनाने के यानी यहाँ एक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है और विधि का शासन है, जहां शासन विधि से चलाया जाता है। और यदि उस विधि में किसी प्रकार की कोई आक्षेप आता है या उस विधि में किसी प्रकार के प्रतिबंध लगते हैं, या हम यूं कहें कि जब जो अपेक्षाएं हैं, भारतीय नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं हैं जो प्रदान की गई हैं भारतीय संविधान के अनुसार, क्योंकि विधि का शासन है, विधि ने जो कुछ अधिकार दिए हैं, यदि उन अधिकारों का अतिक्रमण कहीं होता है, उन अधिकारों का हनन यदि होता है, तो उससे हम कह सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक, क्योंकि अतिक्रमण जो हुआ तो उसमें अधिकारों का जब हनन हुआ, यानी जो व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाई, जो एक सपना उनने सजाया कि भारत ऐसा होगा, और भारतीय संविधान की जो हमारी उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें हमारे अधिकार जो दिए गए हैं, यदि उन अधिकारों में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका यदि अतिक्रमण कहीं होता है, यानी विधि के अनुसार जहां भी विधि का उल्लंघन होता है, तो वहां लोकतंत्रीय व्यवस्था का संकट हम मान सकते हैं। तो इसकी अपन शुरुआत करते हैं, देखते हैं। भारत एक प्रजातंत्रात्मक देश है। भारत क्या है? प्रजातंत्रात्मक देश है और लोकतंत्र जहां जनता ही सर्वोपरि, अर्थात लोकतंत्र जहां जनता की सहभागिता हो, जनता के माध्यम से उन सरकारों का चयन किया जाता हो। तो भारत में आम जनता के माध्यम से केंद्र सरकारें, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें यानी विधानमंडल, विधानसभाएं, और केंद्र में यदि हम देखें तो हमारी लोकसभा, राज्यसभा, इन सबका चयन चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से किया जाता है। और ये जो कार्य करते हैं सब किसके लिए करते हैं? जनता के लिए। लेकिन जब जो जनादेश है, जनता ने जिसके लिए, जिस उद्देश्य के लिए उन प्रतिनिधियों को, उन सरकारों को चुना है, जनादेश दिया है, यदि वो सरकारें उस जनादेश के अनुसार कार्य ना करें या उस जनादेश के खिलाफ कार्य करें, विपरीत कार्य करें, तो हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र, यानी वहां अधिकारों का यदि हनन करें ऐसी सरकारें कि जनता ने तो चयन किया है लेकिन सत्ता में बैठ करके, और यदि उन अधिकारों का हनन हो रहा है,
उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है जो जनता ने जिस उद्देश्य को लेकर के जो संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ हमारी मौलिक अधिकार जो हमें प्रदान किए गए, यदि उनका हनन होता है तो हम कह सकते कि संविधान पर संकट है। तो जनता ही सर्वोपरि, क्योंकि जनता सर्वोपरि इसलिए है कि जब भी आप सत्ता में सरकार है, जो भी सत्ताधीश हैं, जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, लेकिन जब उनका अतिक्रमण होगा तो जनता अगली बार क्या करेगी? जब भी चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, तो उसमें जनता उस दल को, उस राजनीतिक दल को जो सत्ता में है, उसको बाहर का रास्ता, अर्थात उसको फिर चुनाव में मत अपना जनादेश नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या है कि उस सरकार को सत्ता से बाहर करने का कार्य किसके हाथ में है? जनता के हाथ में, यानी जनता ही सर्वोपरि है। क्योंकि जब भी सत्ताधीशों ने उस जनादेश का पालन नहीं किया, अर्थात जो माने तरीके से, यानी मनमाने तरीके से जब भी सत्ता चलाने का कार्य किया है, जो भी राजनीतिक दल रहा है, यानी शासन संविधान के खिलाफ, जब भी शासन संविधान के खिलाफ हुआ है, तो हमारे यहाँ व्यवस्थापिका यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका को ये स्वतंत्र, क्योंकि न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, और मीडिया प्रणाली ये तो आधार स्तंभ है प्रजातंत्र की, तो न्यायपालिका ने उसमें हस्तक्षेप किया है। क्योंकि भारत में अंतिम जो यदि अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया गया, यदि संविधान में कहीं आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसका उपचार आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। अर्थात हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके माध्यम से उसके अधिकारों का जो हनन हुआ है उसका पोषण किया जा सकता है। क्योंकि हमारा अंतिम जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो महत्वपूर्ण है। यदि हम इस अधिकार को हटा दें तो बाकी अधिकार क्या होंगे? निरर्थक हो जाएंगे। क्योंकि वो अधिकार हमें वो शक्ति देता है, वो शक्ति प्रदान, बाकी जो अधिकार हैं उन अधिकारों को शक्ति प्रदान करने का कार्य कौन करता है? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्योंकि वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही है जो बाकी अधिकारों को शक्ति प्रदान करता है कि आप जाकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जो भी हमारा उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय है, वहां जाकर के आप अपने अधिकारों का यदि हनन हुआ है तो उसका पोषण करवा सकते हैं, उसकी पूर्ति करवा सकते हैं, वहां गुहार आप लगा सकते हैं। शासन प्रशासन, जनता, राज्य सभी संविधान से शासित होते हैं। क्योंकि यहां विधि का शासन है भारत में, तो सभी क्या होते हैं? चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, जनता हो, सभी संविधान से शासित होते हैं। अर्थात भारत में विधि का शासन है, लेकिन जब भी शासन विधि के प्रतिकूल चलेगा, अर्थात संविधान या लोकतांत्रिक यानी विधि के प्रतिकूल चलेगा, अर्थात उसे हम क्या कह सकते हैं? संवैधानिक या लोकतांत्रिक संकट का नाम दिया जा सकता है। जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसे नाम दिया है संवैधानिक संकट या लोकतंत्र पर संकट। ये नाम विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार, हमें 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए। प्रारंभ में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब जो क्या है, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। एवं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो भी इस भारत में वयस्क हो जाते हैं उनके लिए, सभी के लिए मत देने का, यानी सार्वभौमिक सभी के लिए जो वयस्क हैं मताधिकार प्राप्त है। तथा न्यायपालिका में प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक प्रक्रिया यानी चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल,
राजनीतिक दलों को दी गई राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी वो दल राजनीति जो भी इलेक्शन होंगे उसमें वो भाग ले सकता है। यह प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। जैसे हमारा मौलिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो गया, न्यायपालिका हो गई, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों की जो स्वतंत्रता है वो क्या है, प्रजातंत्र के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। लेकिन 1970 यानी 70 के जो दशक था उसमें ऐसी परिस्थितियां आई कि जिससे संवैधानिक या लोकतंत्र का संकट उत्पन्न होने लगा था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा जब हुई तो मौलिक अधिकारों का हनन, यानी जब आपातकाल की घोषणा हुई तो वहां कुछ हमारे अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था, वो बात यहाँ की जा रही है। मौलिक अधिकारों का हनन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात, यानी न्यायपालिका ने जो उसको स्वतंत्र थी न्यायपालिका न्याय करने के लिए, उसके लिए कुछ आघात हुआ। क्यों? क्योंकि जो संवैधानिक निर्णय जो आ रहे थे, न्यायपालिका को अधिकार है कि वो उन निर्णयों की पुनः विवेचना करे, और यदि वो संविधान के विधि के खिलाफ कोई है, मौलिक अधिकारों के यदि विरुद्ध है, तो उसे क्या करे, पुनः विचार के लिए सदन को भेजे, सरकार को उससे अवगत कराए या फिर उसे शून्य करार दे। ये न्यायपालिका को अधिकार है। आघात, यदि इन सब चीजों का मूल्यांकन करें तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट की संज्ञा दी जाती है। जब भी न्यायपालिका पे यदि आक्षेप होता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को यदि कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं उस पर, या यूं कहा जाए कि उस समय कुछ जो प्रक्रियाएं हुई थी कि न्यायपालिका ने जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की बात आती है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम जो मतलब सबसे सीनियर व्यक्ति होता था, राष्ट्रपति के माध्यम से सबसे सीनियर व्यक्ति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप में की जाती थी। लेकिन उस समय परिस्थितियां ये निर्मित हुई कि जब निर्णय कुछ ऐसे आए, जैसे कुछ ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो निर्णय यदि हम कहें, जिसमें जैसे 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का निर्णय आया, या 24वां संशोधन संविधान का जो था इंदिरा गांधी जी के माध्यम से जो किया गया था, तो उसमें चूंकि केशवानंद भारती मामला यदि हम देखें, या उन 24वां संशोधन यानी 24वां अमेंडमेंट, तो यह बेसिक स्ट्रक्चर का सवाल था कि भाई भारतीय संविधान, क्योंकि यदि हम भारतीय संविधान की यदि संशोधन की बात करें तो ये अनुच्छेद 368 यानी भाग 20 जो है वो क्या है, भारत सरकार जो है यानी हमारे व्यवस्थापिका के लिए अधिकार देती है, संसद के लिए अधिकार है कि संशोधन कर सकते हैं। लेकिन एक प्रतिबंध भी है कि जो उसका मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो मूल ढांचा क्या है, इस पर जो विवाद हुआ कि मूल ढांचा क्या रहेगा, केशवानंद भारती 24 अप्रैल 1973 को जो निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए, तो उन निर्णयों से इंदिरा गांधी सरकार और न्यायालय के बीच और गतिरोध बढ़ गया, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर कि भाई जो मूल ढांचा होगा संविधान का वो क्या होगा। अब इसके बाद 1971 यानी 71 का जो चुनाव हुआ, नई सरकार आई, यानी इंदिरा गांधी जी पुनः
जो है नई सरकार 1971 में इंदिरा गांधी जी को सफलता तो मिली, क्योंकि 1971 का जो चुनाव हुआ था वो इंदिरा गांधी जी सत्ता पे काबिज हुई, लेकिन उसी समय अपने पहले भी देख चुके हैं कि कांग्रेस काल में एक ओ और आर में बट चुकी थी। दो भागों में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था, और वो दो भागों में विभाजन का मतलब था कि इंदिरा गांधी जी को पार्टी के ही कुछ जो दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, तो सीनियर नेताओं से जो उनकी नाराजगी थी उसको झेलना पड़ा। तो उनका ये विचार था कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएं या हम अपनी भूमिका में वृद्धि करें, जिसके लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई, आश्वासन दिया गया जनता के लिए। जो आश्वासन दिया गया तो उन आश्वासनों पे, उन घोषणाओं पे जो जनता से की गई, जो वादे किए गए हैं चुनाव में, उन वादों को पूर्ण करने के लिए तेजी से परिवर्तन किया इंदिरा जी ने। परिवर्तन चल रहा था, नई नई नीतियां आ रही थी दिन प्रतिदिन। तो जब नई नई नीतियां आ रही थी जिससे जो हमारे भारत देश के जो अर्थशास्त्री हैं, या हम यूं कहें कि न्याय प्रणाली है, या जो सलाहगीर है, वो सब इससे क्या थे, चिंतित थे। किस प्रकार का इतनी जल्दी से परिवर्तन करना, इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। लेकिन अब जैसे गरीबी हटाओ का नारा है, मुफ्त भूखंड वितरण की बात है, ये घोषणाएं थी। और इनको पूरा करने के लिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी जो थी वो एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए, कि संपूर्ण भारत में जो अपनी छवि है वो एक अच्छी छवि बनाने के लिए तेजी से परिवर्तन कर रही थी, और उन परिवर्तनों के लिए सारे लोग चिंतित थे। तो वो क्या हुआ था कि उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा था, वो सहमत नहीं थे। और जब वो सहमत नहीं हुए तो उनके बीच एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया, और उस विरोधाभास के कारण 1971 का चुनाव, नई सरकार 1971 में इंदिरा गांधी जी को सफलता तो मिली, यानी सफलता उन्हें मिल गई, पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं का विरोध भी मिला। इंदिरा गांधी एक अपनी मजबूत छवि स्थापित करना चाहती थी। इंदिरा गांधी जी जो थी उस समय अपनी एक मजबूत छवि स्थापित करना चाहती थी, क्योंकि पार्टी दो भागों में बढ़ चुकी थी, विरोध था, उसी पार्टी के सीनियर नेता विरोध कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के विभाजन से कांग्रेस दो भागों में बटी हुई थी। इंदिरा गांधी ने अपने आप को स्थापित करने के लिए नई घोषणाएं की, जिसमें जैसे गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हट, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में। मुफ्त अनाज वितरण की सुविधा जो है, एवं भूखंड का वितरण। इस तरह चुनावी वादों को पूरा करने के लिए, चुनाव में जो वादे किए थे, जो घोषणाएं की थी, उन वादों को पूरा करने के लिए क्या हो रहा था, तेजी से परिवर्तन चल रहा था। यानी नई नीतियां बनाई जा रही थी, दिन प्रतिदिन नए नए आयाम आ रहे थे। उन वादों को पूरा करने के लिए गांधी ने बहुत तेजी से परिवर्तन कर रही थी, तथा जो भी विशेषज्ञों की राय में इसे परिवर्तन से अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा था, तथा महंगाई क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अब जब महंगाई बढ़ रही थी तो आम जनता खिन्न होगी। महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन वो जनता से जो वादे किए गए थे उनके लिए परिवर्तन चल रहा था, जिस कारण से क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। अब इसके आगे और देखते हैं अगले पॉइंट में। अब देखिए प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट आ रहा तो प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से प्रभावित होती है। प्रशासनिक अर्थात हमारा जो प्रशासनिक अमला है, ऊपर से लेकर एक पद सोपान के रूप में सुशोभित है। प्रशासन का मतलब, क्योंकि यह एक ऐसा अमला है कि देश को यदि वास्तविक देखा जाए, आज भारतीय संविधान में प्रजातंत्र आत्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें
जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे अपेक्षा नहीं की जाती कि आप एजुकेटेड हों, पढ़े लिखे हों या विशेष विषय विशेषज्ञ हों। बस ये है कि एक आप जनप्रतिनिधि हैं, यदि जनता ने आप ही चुना है तो उसके उनके हर एक प्रत्येक प्रतिनिधि के पीछे स्टाफ जो होता है, सचिवालय दिया जाता है। प्रत्येक मंत्री के पीछे यदि हम देखें तो सचिवालय होता है, हर मंत्रालय में सचिवालय, क्योंकि वो जो सचिव महोदय होंगे वो क्या होंगे, उसके विशेषज्ञ होते हैं। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी एक शिक्षण युक्त प्रशिक्षण युक्त और विशेषज्ञ होता है हर अपने विभाग का। जिस विभाग में वो रहेगा उसका क्या होगा, प्रशिक्षण वो प्राप्त किया होगा। दूसरी चीज क्या होगा कि उसने पर्याप्त एजुकेशन ली होगी, वो उस विषय का जानकार होगा, तब तो जाकर के उस संबंधित विभाग में उसे नियुक्ति दी गई है। यही एक स्थायी है, क्योंकि प्रशासनिक अमला वास्तविकता में देखे जाए तो देश के लिए जो उन जनप्रतिनिधियों को सहायता देने के लिए, उनको सलाह देने के लिए, उनका कार्य करवाने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था हमारे यहाँ भारतीय संसदीय आत्मक शासन प्रणाली में की गई है, जिसमें जो भी जनप्रतिनिधि होंगे उन्हें एक सचिव की व्यवस्था की जाती है। अर्थात यदि हम विधानसभा, लोकसभा इस स्तर पर यदि देखें, मंत्री लेवल पर देखें, तो हर मंत्री के पीछे एक सचिवालय होता है, यानी मंत्रालय जो होता है, मंत्रालय में सारे सचिव वहां बैठते हैं और वो आपस में जो भी नीतियां बनाते हैं, उनकी बारीकियां, कितना किसको लाभ होगा, कितना किसको नुकसान होगा, ये सब चीजें बारीकियां जो, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा नहीं की जाती। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में पूरे संविधान में व्यवस्था की गई कि वो एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा नहीं की जाती कि वो पढ़ा लिखा हो, साक्षर हो, कुछ भी, लेकिन बस उसे जनता ने चुना है, इसलिए वो जनता का कार्य करेगा, जनता के प्रति जवाबदेह रहेगा। इसलिए उसकी सहायता के लिए क्या होता है, एक पूरा स्टाफ की व्यवस्था की जाती है। और प्रशासनिक अधिकारी एक पद सोपान का मतलब होता है एक सीढ़ी नुमा आकार में, नीचे जो पद रहेगा उससे ऊपर वाला, और आदेश की एक ना, आदेश ऊपर से आएगा, नीचे से ऊपर आदेश कभी नहीं जा सकता। ये पद सोपान की व्यवस्था है। आदेश कहां से आएगा, ऊपर से आदेश आएगा, यानी ऊपर से आदेश नीचे की ओर बहता है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं प्रशासनिक अधिकारियों की जो की गई, जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो पद सोपान के रूप में सुशोभित है, वो यदि राजनीतिक प्रणाली से कभी प्रभावित, क्योंकि प्रशासनिक अमला स्वतंत्र तटस्थ है, जो भी सरकार आ, जो भी सत्ताधीश, जो भी कोई भी रहे, उसको केवल अपना कार्य करना है। ये प्रशासनिक अमले का काम होता है। यानी नौकरशाह जो होता है, नौकरशाह की खोज यदि हम कहें, जो प्रजातंत्र में एक संकट के रूप में यदि हम देखें तो उसकी, क्योंकि राजनीतिक प्रभाव में यदि वो अधिकारी आ रहा है, वो प्रशासनिक अधिकारी है, राजनीतिक प्रभाव में यदि वो आता है, तो क्या होगा, उससे संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। जो जिन चीजों को लेकर के भारतीय प्रजातंत्रात्मक देश है, प्रजातंत्र में हमारे संविधान में जिन सिद्धांतों को, जिन स्वतंत्रताओं को अपनाया गया है, वो सारी यदि वो प्रभाव में आता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो प्रभाव, यानी वो जो उससे प्रभावित होगा, राजनीतिक प्रभाव में यदि आएगा, जैसे समाजवादी व्यवस्थाओं में होता है, यदि वो प्रभाव में आता है तो क्या होता है कि वो हमारी जो न्याय प्रणाली है या जो कार्य है, जो एक निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, वो क्या होगा, बाधित होने लगेगा। इसलिए जो भी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला जो होता है, वो कैसा है, एक तटस्थ होता है। लेकिन जो 1971 की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के समय यदि हम देखें तो उस समय राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा हो गया था। यानी राजनीतिक हस्तक्षेप इतना हो गया था कि प्रशासनिक अधिकारी अपने स्वतंत्र तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे थे। जैसे एक मीसा कानून जो आया था, उसमें हमारे कुछ अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था। इसको देखते हैं, प्रशासनिक अमला जो होता है वह एक शिक्षण युक्त एवं प्रशिक्षण युक्त
एवं विशेषज्ञ होता है, अर्थात जो अधिकारी जिस पद पे होगा वह उस संबंधित विषय का जानकार होगा और वह जब तक जिस पद पर रहेगा वह राजनीतिक प्रभाव से मुक्त एवं तटस्थ रहेगा। लेकिन जब जब राजनीतिक प्रभाव में आने लगता है तब लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट की संज्ञा हम इसे दे सकते हैं। अगला जो है न्याय प्रणाली। न्याय प्रणाली किस तरीके से बाधित होती है? देखिए, न्याय प्रणाली ये तो स्वतंत्र मानी गई, क्योंकि भारत में तो न्याय प्रणाली एक व्यवस्थापिका कार्यपालिका में तो घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ा गया है ताकि न्याय प्रणाली बाधित न हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका यह शासन के अंग है। एक संसदीयात्मक शासन में कार्यपालिका में व्यवस्थापिका यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका में क्या होगा? घनिष्ठ संबंध होगा और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है। यानी न्यायपालिका को कैसा छोड़ा गया है? स्वतंत्र, ताकि आप निष्पक्ष तरीके से अपना न्याय कर सकें बगैर किसी के प्रभाव में। ना तो उस पर राजनीतिक प्रभाव है और ना किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है ताकि न्याय निष्पक्ष एवं नीतिपूर्ण, हाँ, जो नीतियां हैं, जो संविधान है या जो वहां रूल है, उस रूल के अनुसार शासन चलाया जा सके या उस रूल के अनुसार न्याय किया जा सके। कई बार की ये व्यवस्थाएं हैं कि जब भी ये स्थिति बनती है तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसे न्यायालय के निर्णय जो है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय कुछ ऐसे आए हैं जिससे सिद्ध होता है कि न्याय प्रणाली भारत में स्वतंत्र है। क्यों कि 2014 की यदि हम बात करें तो 2014 में जो जजों की नियुक्ति को लेकर के अधिनियम आया था, तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि उसे शून्य करार कर दिया था। जो 2014 में अधिनियम आया था उनकी नियुक्ति से संबंधित, उसे शून्य करार करते हुए और बाकायदा कॉलेजियम सिस्टम जो पहले था उसी को बरकरार रखा है। और निर्णय इसमें एक दो, जैसे एक केशवानंद भारती का जो मामला है उसमें निर्णय आया था, अभी मैंने बताया था 24 अक्टूबर 1973 को, 24 अप्रैल 1973 को जो निर्णय आया था केशवानंद भारती जो डिसीजन था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का था कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। और 1961 में गोलकनाथ प्रकरण जो था उसमें भी न्यायालय ने निर्धारित किया था कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें कटौती नहीं की जा सकती, उनमें कटौती करना संभव नहीं है। इसको देखते हैं। नीतिपूर्ण, भारत में कई बार न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कारण ही न्यायालय के निर्णय सरकार के विरुद्ध आए हुए हैं। ये स्वाभाविक बात है, जब वो स्वतंत्र है तो सरकार यदि कोई निर्णय लेती है और यदि वो संविधान के विरुद्ध है, हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ, बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो हमारा बेस है, उस मूल ढांचा है, यदि उसमें कहीं आहत हो रही है तो ऐसे नियम के लिए, ऐसे अधिनियम के लिए, ऐसे कानून के लिए ये न्यायपालिका को अधिकार है कि वो ऐसे कानून को शून्य करार दे सकती है, उसके पास ये अधिकार है और दिया भी है। निर्णय सरकार के विरुद्ध आए हुए, जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था। काय के लिए? न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। उस सिस्टम को बदलना था, लेकिन न्यायालय ने निर्णय देते हुए क्या निर्धारित किया था? 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक एवं शून्य घोषित कर दिया। लेकिन इस अधिनियम को असंवैधानिक और शून्य घोषित करते हुए जजों की नियुक्ति है तो कॉलेजियम व्यवस्था, यानी पूर्व में जो व्यवस्था थी कॉलेजियम सिस्टम, उसको यथावत रखा, उसको बहाल रखा। फिर दूसरा निर्णय 1967 में आया था, गोलकनाथ मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में कटौती
नहीं की जा सकती है। और केशवानंद भारती बनाम जो भारत संघ था, उसमें ये निर्णय था कि बेसिक यानी संविधान का मूल ढांचा क्या है, ये निर्धारित किया गया था, ये निर्णय जो है आया था। इसके आगे अपन आपका अगला जो है आर्थिक, क्योंकि प्रजातंत्र में सबसे बड़ी विडंबना, जैसे यदि हम कहें कि संविधान निर्माताओं ने ये जनरली वहां कभी मतदान तो हुआ नहीं, क्योंकि मतदान संविधान सभा जो थी उस पर कभी मतदान नहीं हुआ। आपस में सबने सलाह करके और उस चीज को निपटाया, क्योंकि मतदान से व्यक्तियों की जो कुछ मतभेद और बढ़ती, इस कारण से निर्णय लिया गया कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे सर्वसम्मति से लिए जाएंगे, उस पर मतदान नहीं होगा। अब इसके बाद आती हैं आपकी आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं जो है, देखिए ये जो अध्याय आपका है कुल मिलाकर के यदि हम इसको कहें तो लोकतंत्रीय व्यवस्था पर जो संकट के बादल हैं, या हम कहें लोकतंत्र के संचालन में आने वाली जो बाधाएं हैं वो है, यानी लोकतंत्र में कौन कौन सी चीजें बाधक हो सकती हैं। अब आर्थिक तथ्य की यदि हम बात करें तो ये किस तरीके से बाधित करेगा। भाई 71 का जो चुनाव था, इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का तो नारा दिया था, लेकिन वास्तव में उस समय देश की स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो नई नई नीतियों का जो परिवर्तन का दौर चला, उस परिवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी, जैसे तेल की कीमत बहुत इजाफा उस समय हो गया था। तो जब ये देखा गया तो उन्होंने किया, जैसे भारतीय संविधान में एक व्यवस्था की गई है, यानी आर्टिकल 52, 60, ये 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद भारतीय संविधान में दिए गए। ये क्या है, यदि हम कहें कि 52, 56 और 60, ये हमारे यहाँ आपात की व्यवस्था के लिए है कि कोई ऐसी यदि विपत्ति आ जाती है या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को अधिकार है कि परिस्थितियां कौन सी हैं, वित्त की व्यवस्था है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता है कि सशस्त्र विद्रोह है, क्या है, तो उसके लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन ये जब वित्तीय आपात यानी 25 जून 1975 को जो की गई थी, इसमें आर्थिक तथ्य तो मुख्य रूप से था, क्योंकि देश का जो उस समय की हालत थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी, अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जा रही थी और महंगाई जिसके कारण आम जनता परेशान हो रही थी। तो उससे बिहार है, जैसे बिहार बंगाल, यहाँ आंदोलन शुरू होने लगे कई जगहों पे। और तो ये क्या हुआ कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पे संकट की संज्ञा इसे हम दे सकते हैं। फिर यदि हम अगली बात करें तो नक्सलवादी आंदोलन, यह भी एक हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए संकट है। भाई नक्सलवादी आंदोलन जो है, यहीं के लोग जो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से तत्काल परिवर्तन चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, नक्सलवादी। भाई ये शुरुआत कहां से हुई, ये तो नक्सलवाड़ी गांव से इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इनको नक्सलवादी कहा जाने लगा। यह भी एक लोकतंत्रीय व्यवस्था पर संकट है। यानी लोग जो, यदि हम कहें कि प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था पर संकट में कौन को, जैसे एक निरक्षरता है, वो भी एक लोग, क्योंकि उन नीतियों को, उन बारीकियों को समझने में एक अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति उन बारीकियों को समझने में सक्षम नहीं हो पाएगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उन चीजों को समझ पाएगा, अच्छे बेहतर तरीके से कर पाएगा। यानी जो लोकतंत्र का उद्देश्य है
जो हमारा उद्देश्य, जो सरकारों का उद्देश्य है कि इस व्यक्ति तक ये सुविधा पहुंचानी, लेकिन वो सुविधा कब पहुंचेगी, वो सुविधा का हकदार कब होगा, जब उसको जानकारी होगी, या वो उस नीति को समझ पाएगा कि ये लाभ हमें मिलने वाला है, इसके लिए हमें करना क्या क्या है। वो कब समझ पाएगा, जब उसको जानकारी होगी, अर्थात जब वो पढ़ा लिखा होगा, उन चीजों को समझेगा, जानेगा, तब तो उसका उपयोग करेगा। तो यदि वो उपयोग नहीं कर रहा, उस चीज को समझ नहीं रहा, इसका मतलब जो हम चीज भेज रहा है, जो प्रजातंत्र की जो अपेक्षाएं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अपेक्षाएं की थी, उन अपेक्षाओं पे यदि हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो लोकतंत्र है उसके लिए खतरा है। तो नक्सलवादी भी एक खतरा है, अशिक्षा भी एक खतरा है, और पदलोलुपता वो भी एक लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए खतरा है। क्षेत्रवाद वो भी एक लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए खतरा है। भाषावाद वो भी एक लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए खतरा है। यदि क्षेत्रवाद की हम बात करें, क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब वितरण के साधनों पर, जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका उद्देश्य था कि वितरण के साधनों पर समान, यानी वितरण समान हो। अब समान का मतलब ये नहीं है कि जो बड़े लोग हैं उनको छुड़ा करके हम और सब में बांट दें, उनसे छीन करके बांट दें, ऐसा नहीं। समान वितरण का मतलब है कि जो व्यक्ति नीचे है, यानी विकास की दौड़ में जो नीचे, उसे हम आरक्षण के माध्यम से कोई भी सुविधा देकर के बराबरी पे लाने का प्रयास करेंगे। और ये आरक्षण का पूरा एक टॉपिक अपन रखेंगे, तो उस टॉपिक में कंप्लीट आरक्षण की बात, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। अभी इसको यदि हम और बढ़ाएं तो और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो लोकतंत्रीय व्यवस्था या प्रजातंत्र पर संकट की जो बात आती है, तो इस समय बहुत सारी चीजें हैं। उस समय जो आपातकाल की घोषणा हुई वो भी एक है, क्योंकि इससे मतभेद सरकार और न्यायालय के बीच काफी मतभेद थे, और न्यायालय ने जो निर्णय दिए थे कि बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के, उससे और सरकार और न्यायालय के बीच मतभेद बढ़ते ही जा रहे थे। और देखते हैं अपने इसमें एक दो पॉइंट और क्या क्या रह गए।